नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज हम पढ़ेंगे आर्थिक नीति की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब है आर्थिक नीति को लागू करने का क्या कारण रहा, आर्थिक नीति को लागू करने की क्या शर्तें रही और आर्थिक नीति से देश को क्या फायदा हुआ, देश की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया। तो इन तीनों ही प्रश्न के आंसर हमें इस डिटेल को पढ़ने से मिलेंगे। तो पढ़ते हैं। लिखा है, इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। एक होता है कुशल प्रबंधन, एक होता है अकुशल प्रबंधन। ठीक है, जैसे होता है ना एक शिक्षित व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति, उसी तरीके से कुशल और अकुशल। तो कुशल का मतलब होता है सही कार्य के लिए सही व्यक्ति होना, काम का मैनेजमेंट अच्छे से करना, और अकुशल प्रबंधन का मतलब होता है सही तरीके से काम न होना। ठीक है, जब मन आए जैसे आए उस काम को करना, उस व्यक्ति से करवाना, तो ये होता है अकुशल प्रबंधन। फिर लिखा है, सरकार सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, मतलब नीतियों को लागू करने के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती थी। मतलब सरकार क्या करती थी, देश को चलाने के लिए जो नीतियां बनाती थी, ठीक है, तो उन नीतियों के लिए पैसे की जरूरत होती थी। तो उन पैसों को कर के माध्यम से, मतलब वस्तुओं पर कर बढ़ा देती थी या कम कर देती थी, कुछ भी करती थी। तो कुल मिला के कर से और जो सार्वजनिक उद्योग थे जो देश की सरकार द्वारा चलाए जाते थे, उनसे फंड, मतलब उनसे पैसा जुटाती थी, पैसा इकट्ठा करती थी। फिर जब व्यय आय से अधिक हो जाते थे, जब खर्चे आय से अधिक हो जाते थे, तो सरकार बैंकों, जन सामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से उधार लेने को बाध्य हो जाती थी। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध कर लेती थी। जो नुकसान होता था उसकी भरपाई वह जन सामान्य, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान आदि से कर लेती थी। जन सामान्य मतलब कर का उन पर भार बढ़ाकर वह कर के रूप में राशि वसूल करके घाटे की पूर्ति कर लेती थी। फिर लिखा, कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलर में भुगतान करना होता है और ये डॉलर हम अपने उत्पाद के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं। मतलब जब हम विदेशों से किसी वस्तु का आयात करते हैं तो हमें उनकी देश की करेंसी में ही भुगतान करना होता है। तो निर्यात के माध्यम से हम डॉलर प्राप्त करते थे और फिर जब आयात करते थे तो उस आयात का भुगतान डॉलर में करते थे। फिर लिखा, इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्चा करना पड़ा। मतलब निर्यात के लिए हमारे पास एक तो आयात तो जब हम करते थे तो उसके भुगतान करने के लिए हमारे पास डॉलर नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही कि सरकार कुछ ऐसा काम करे जिससे हमें क्या मिले, डॉलर मिले, हम आयात कर सके, क्योंकि आयात करना जरूरी था। राजस्व कम होने पर बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। यही नहीं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। मतलब सरकार विकास नीतियों पर, राजस्व मतलब क्या होता है, सरकार की आय राजस्व को कहा जाता है। राजस्व किससे मिलता है, सरकार को कर से मिलता है। ठीक है, तो सरकार जन कल्याण के लिए क्या कर रही थी, अपने राजस्व को खर्च कर रही थी। तो बताया गया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था और यह स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी। मतलब सरकार ऐसे कामों में पैसा लगा रही थी जिससे तुरंत फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी पैसा लगा रही थी। इसकी जगह आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच विचार कर प्रयोग करती। तो हमें क्या विदेशी ऋण का हमारे ऊपर संकट ही नहीं आता। क्या बताया गया कि हमारे पास आयात का भुगतान करने के लिए डॉलर नहीं थी, देश में गरीबी, बेरोजगारी थी, तो इन समस्याओं का समाधान राजस्व के माध्यम से किया जा रहा था। फिर सरकार ऐसे कामों में पैसा खर्च कर रही थी जिससे कोई प्रतिफल की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसकी जगह सरकार ऐसे कामों में पैसा लगाती जिससे फायदा हो। तो सरकार सोच विचार कर काम नहीं कर रही थी, उस कारण हमारे ऊपर ऋण का भार पड़ा।
फिर लिखा बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। इतने खर्चे बढ़ गए थे कि सार्वजनिक उद्यम, सरकार जो कार्य कर रही थी, सरकार के जो उद्योग थे, उनसे भी पैसा नहीं प्राप्त हो रहा था। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया। उपभोग कार्य मतलब जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात किया जा रहा था और उन्हीं में वो पैसा खर्च हो रहा था। इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का न तो कोई प्रयास किया गया, न ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर ध्यान दिया गया। मतलब अब आयात तो करते जा रहे हो तो आपको भुगतान भी तो करना पड़ेगा। और भुगतान आप कब करोगे? जब आप निर्यात करोगे, आपके पास पैसा आएगा, तब आप जो माल आयात कर रहे हो उसका भुगतान कर पाओगे। तो आप आयात को तो बढ़ा रहे थे लेकिन निर्यात की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही थी हमारे देश की सरकार। फिर आगे लिखा 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। मतलब कि सरकार के पास इतने खर्चे हो गए, सरकार के इतने व्यय हो गए जितना उसको आय नहीं हो रही थी और ऋण से भी उन खर्चों की पूर्ति नहीं हो रही थी। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। वस्तुएं महंगी हो गई, ठीक है, तो लोग खरीद नहीं रहे थे, आयात बढ़ता जा रहा था और निर्यात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने क्षीण हो गए थे, मतलब इतने कम हो गए थे कि देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। मतलब 15 दिन हमने पढ़ा था, 15 दिन या 2 हफ्ते तक भी देश को नहीं चला सकते थे हम, इतना भी हमारे पास पैसा नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भी नहीं बची थी। इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि भारत ऋणी हो गया था, भारत के ऊपर ऋण का बोझ आ गया था, ठीक है, विदेशी ऋण का बोझ आ गया था। तो क्या हुआ, जब एक समस्या होती है तो समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी होता है। तो भारत जब इस समस्या से घिर गया था तो उसका समाधान कैसे हुआ? आर्थिक नीति से। अब यहाँ पे बदलाव आता है हमारी कहानी में कि आर्थिक नीति कैसे आए। तो लिखा है उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे हम IBRD, जिसे सामान्यतः विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक को IBRD कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। भारत ने किसका दरवाजा खटखटाया? IBRD बैंक का, मतलब विश्व बैंक का। उनसे देश को $7 बिलियन का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला। मतलब भारत के ऊपर कितना? $7 बिलियन का कर्जा आ गया था, जिसका कर्जा उसने विश्व बैंक से उतारा। किंतु विश्व बैंक ने शर्त रख दी। आज जैसे हम किससे भी उधार लेते हैं तो उसकी भी कोई शर्त रहती कि वो ब्याज सहित उस पैसे को लेता है, और दूसरी शर्त होती है कि वो एक टाइमिंग दे देता है। तो उसी प्रकार से विश्व बैंक की भी क्या शर्त थी? किंतु उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थानों ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई, जैसे सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी, अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। साथ ही यह भी उपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। मतलब देश की सरकार ने विदेशी प्रतिबंध हटाए थे और आयात को प्रतिबंधित कर दिया था। तो उसने उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इन 3 नीतियों को लागू करने के लिए बोला। इन तीनों नीतियों की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इतना जानते हैं कि उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इन 3 बातों को, इन 3 शर्तों को रखा, ठीक है, किसने? विश्व बैंक ने। फिर आगे लिखा भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली क्योंकि उसके ऊपर $7 बिलियन का कर्जा था। नई आर्थिक नीति की घोषणा की। नई आर्थिक नीति 1951 में लागू की गई थी और इस नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण को लागू किया गया। इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना, फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। इन नीतियों को 2 उपसमूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है स्थायित्वकारी उपाय तथा दूसरा है संरचनात्मक सुधार के उपाय। अब स्थायित्वकारी का क्या अर्थ है? ये अल्पकालिक होते हैं, मतलब कम समय के, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था।
सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी। बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने को मुद्रास्फीति कहते हैं और भुगतान संतुलन का मतलब है कि विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना, मतलब हमारा भुगतान संतुलन असंतुलित ना हो जाए, मतलब वापस हमारे ऊपर क्या हो जाए, भुगतान का भार नहीं बढ़ जाए। हम आयात करें तो वापस से हमारे पास भुगतान करने के लिए पैसा नहीं खत्म ना हो जाए, तो पैसा बना रहे। फिर दूसरी ओर संरचनात्मक सुधार का क्या अर्थ है? ये वे दीर्घकालीन उपाय है जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना था तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अमान्यताओं को दूर कर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता पर संवर्धित करना है। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां प्रारंभ की। इनके 3 उपवर्ग थे। कौन कौन से? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। कुल मिला के हम इसमें बोल सकते हैं आर्थिक नीति की पृष्ठभूमि में कि सरकार ऐसे कामों में अपना पैसा खर्च कर रही थी जिससे देश को नुकसान हो रहा था। पहले सरकार थोड़ा थोड़ा नुकसान हो रहा था, जब क्या कर रही थी, जन सामान्य, बैंक और राजस्व आदि के माध्यम से क्या कर रही थी, घाटे की पूर्ति कर रही थी। लेकिन जैसे धीरे धीरे सरकार को किसी भी क्षेत्र से फायदा नहीं हो रहा था और वो आयात करने पर उसके ऊपर अधिक ऋण का भार हो गया था, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, भारत के आय से अधिक खर्चे होने लगे और विदेशी ऋण का उसके ऊपर भार बढ़ता गया कि आयातों के लिए पैसा भी देना पड़ेगा। कोई भी देश भारत के साथ निवेश नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थिति में भारत ने क्या किया, विश्व बैंक का दरवाजा खटखटाया। उसने ऋण मतलब भारत की सहायता करने के लिए हाँ तो की, लेकिन 3 शर्तें रखी। 3 शर्तें उसने उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की रखी। अब ये तीनों शर्तें क्या थी, हम अगले पार्ट में इसको जानेंगे। तब तक आप अभी जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए।